हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम ज्योग्राफी के यानी कि आपके भूगोल के पार्ट नंबर 4 पर है, यानी चैप्टर नंबर 4 पर है, जिसमें है आपका कृषि के बारे में। क्या है? जो कि चैप्टर क्या है आपका? कृषि के बारे में है। तो कृषि यानी कि खेती, इसको हम क्या बोलते हैं? खेती। गांव में क्या बोलते हैं? इसको खेती बोलते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी। खेती कहाँ करते हैं? जमीन में करते हैं, मिट्टी पे करते हैं। कुछ मिट्टियां ज्यादा अच्छी होती हैं जिन पर उपजाऊ जमीन होती है, जिन पर खेती करना आसान होता है। कुछ मिट्टियां ज्यादा बेकार होती है जिन पर खेती करना कठिन होता है। कुछ मिट्टियां ऐसी होती है जिनको बंजर भूमि बोलती है, जिन पर खेती नहीं हो पाती है। तो आज हम पूरा कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं और आसानी होगी मुझे आपको समझाने में, क्योंकि सभी लोग अच्छी तरीके से खेती को जानते हैं। किसान लगभग सभी के माँ बाप अप्रोक्स किसान, थोड़े बहुत खेती तो सबके पास होती है, सब लोग जानते हैं थोड़ा बहुत खेती करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक की। तो कृषि का परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या है इसमें? कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में संलग्न है। 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में, भारत एक महत्वपूर्ण देश है कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि सबसे ज्यादा समझ लीजिए बहुत बहुत कृषि होती है हमारे देश में। कृषि कितने प्रकार की होती है? तो भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। ये कैसी प्रणाली है कृषि की? यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदमी कृषि और औजार जैसे लकड़ी के हल, डोवा और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि एक छोटे स्तर पर जीविका के रूप में कृषि करना वो होती है इस जगह पर। ठीक है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश एवं सिंचाई का प्रयोग होता है। यानी कि वहां जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर जो है फसल, और जो फसल के ऊपर जो काम करना है वो ज्यादा करना होगा, जिससे कि हमारे को फसल ज्यादा मिले, यानी कृषि ज्यादा होनी चाहिए। जिसके लिए हमको क्या प्रयोग किया था? फर्टिलाइजर का, यानी रासायनिक जैव रासायनिकों का प्रयोग करके उसमें निवेश ज्यादा किया जाता है, जिससे कि उस पर उपजाऊ और ज्यादा बन सके, फसल की जो उपज है वो अच्छी मिल सके हमको। ठीक है, वो सब चीजें। गहन जीविका, जिसके लिए जीविका की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा जीविका की जरूरत है, ज्यादा पोषण के लिए जरूरत है। वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं उच्च पैदावार के लिए यानी वाणिज्यिक कृषि। यानी कि एक ऐसी, मतलब एक तो उस प्रकार की कृषि है कि जो जीविका के लिए की जाती है, थोड़ा बहुत मतलब अपना किया, ज्यादातर मौसम के ऊपर डिपेंडेंट कृषि, थोड़ा बहुत अपना हो गया, अपना जीवन यापन चल रहा है, खा पी रहे हैं और अपना परिवार अच्छे से चल रहा है। एक कृषि है गहन कृषि, जीविका कृषि, जो एक क्षेत्र के अंदर जिसमें जैव रासायनिक का प्रयोग करके हम उसको थोड़ा सा ज्यादा कर पाते हैं, यानी कि फसल को ज्यादा उगा पाते हैं जैव रासायनिक का प्रयोग करके। इस प्रकार की कृषि में उन क्षेत्रों की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, और यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए, उत्पादन अधिक हो जाए उसके लिए हम जैव रासायनिक का प्रयोग करते हैं। और वाणिज्यिक कृषि कैसी होती है? जिसमें कुछ मुख्य प्रकार के फर्टिलाइजर, आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, जो ज्यादा पैदावार होती है, इनकी ज्यादा पैदावार होती है। कुछ तरह तरह के बीज होते हैं जिनकी पैदावार, कुछ की पैदावार कम होती है, कुछ की पैदावार ज्यादा होती है, जिनकी वृद्धि ज्यादा होती है उनकी पैदावार ज्यादा होगी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों, दवाइयों का प्रयोग करके उस पैदावार को ज्यादा किया जाता है जिससे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि कैसी है? वाणिज्यिक खेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, वाणिज्यिक खेती का एग्जाम्पल क्या है? रोपण कृषि। अच्छा, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, एक लंबा पूरा एरिया। रोपण कृषि मतलब इस प्रकार की खेती, क्या एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया बराबर सही है, जिसमें एक ही प्रकार की खेती करेंगे। 50 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, 100 बीघे, इतने इतने एरिया में एक ही प्रकार की खेती करते हैं। लंबे चौड़े एक फसल बोई जाती है, एक ही प्रकार की खेती की जाती है, तरह तरह की नहीं, सिर्फ एक ही तरह की। सस्य प्रारूप यानी कृषि पद्धति क्या होती है? भारत में 3 ऋतुएं हैं। भारत में 3 ऋतु हैं, जो कि इस प्रकार रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद, यानी अगर मैं बात करूं तो फसलों की, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। फसलें के प्रकार, कृषि के प्रकार ये समझ सकते हो मौसम के अनुसार रबी फसलें कौन सी होती है, खरीफ फसल कौन सी होती है और जायद फसल कौन सी होती है। इस हास्य प्रारूप जो हम बात कर रहे हैं उसकी फसलों के ऊपर है। रबी फसलें, रबी यानी रबी फसलें कौन सी होती है? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर। इस सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, और कौन सी फसल बोई जाती है इस सीजन में? ज्यादातर अगर अपने एरिया की बात करें हम तो गेहूं हो जाता है, और तुम्हारा, और दिसंबर तक तो नहीं है लेकिन
जो सरसों होती है वो अक्टूबर तक बोई जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उसमें। फिर जी सरसों भी हो जाती है, लेकिन अब दिसंबर तक नहीं बोई जाती, वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में ही बोई जाती है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और खरीफ ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। ज्यादातर तो गेहूं हो गया, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं जो कि सर्दियों में बोई जाती हैं। ज्यादातर आपके इलाकों में क्या होता होगा, या तो गेहूं या जौ या सरसों। चना मटर का तो टाइम मतलब बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं जगह जगह पर। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जैसे कि मानसून आएगा तो बोई जाएगी, अन्यथा नहीं बोई जाती है। ज्यादातर इसमें क्या आता है आपकी, ज्यादातर दालें हो गई, ठीक है, और तुम्हारी जैसे बाजरा हो जाता है, मक्का हो जाता है, ये खरीफ फसलों में आता है। ठीक है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर और अक्टूबर के में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। ये सब क्या है? ये ऐसी फसलें हैं जिनको खरीफ फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे कि खरीफ फसलों के एग्जाम्पल दीजिए, या खरीफ फसल क्या होती है। तो ये जो आपके लिए स्लाइड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, क्या है? इंपोर्टेंट स्लाइड है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि इसमें से पेपर में पूछा जा सकता है, कोई कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है इसके लिए। जायद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चाय की फसलें आदि बोई जाती है। यानी कि जो जून के महीने में, जून का महीना समझते तो मई में, जून में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु और मानसून शरद ऋतु, और यानी कि जो हमारी शीत ऋतु थी वो, और जो मानसून वाली ऋतु थी वो, उनको छोड़कर के जिस टाइम में जो फसलें बोई जाएंगी उनको बोलते हैं जायद, जिनमें खरबूजा, तरबूजा, ठीक है, और जैसे सब्जियां वगैरह हैं थोड़ी बहुत वैसी जो होती हैं, उनमें सब्जियों, चारे वगैरह को उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें तो आपको याद होंगी। मुख्य फसलें कौन कौन सी है इनको देखते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल है, सबसे चावल, फिर गेहूं है, फिर मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास हो गया, जूट हो गया इत्यादि। चावल मुख्य खाद्य फसल है हमारे देश के। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश हमारा देश ही है। यानी सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट रैंक कौन सी है? चीन की है। और दूसरा सेकंड रैंक पे कौन है? इंडिया है, जो कि चावल का उत्पादन करता है, सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो मानसून के आने पर की जाती है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान इतना होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तापमान इससे ऊपर होना चाहिए। 1 मिनट, ठीक है, चलो अब देखिए, ठीक है, इसमें तापमान कितना? इससे ऊपर ही होना चाहिए, ज्यादा सर्दी वाला मौसम नहीं। 25 से 35 के लमसम में, 35 तक लमसम में आराम से। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कहां पर? उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और यूपी वाला इलाका है, एमपी वाला इलाका है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो यूपी, एमपी, दिल्ली और ये सब पंजाब वगैरह ये सब एरिया आते हैं, उनमें ये ज्यादातर उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं के ऊपर बात करें तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं और ये जो चावल था दूसरी है। यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। वही इलाका है अपना ऊपर वाला एरिया, यानी कि एमपी, यूपी, लखनऊ वगैरह, ये सब एमपी और यूपी वगैरह और ये दिल्ली वगैरह, इसका जो पूरा एरिया है, इसमें सब कुछ में क्या है? ये गेहूं उगाया जाता है। ये रबी की फसल है, जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा के साथ और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। धूप की भी आवश्यकता होती है इसको पकाने के समय। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज दोआब मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। काली मिट्टी, अच्छा, काली मिट्टी से याद आया, हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था मिट्टियों के ऊपर। ठीक है, तो मिट्टी, काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? बताइए जरा, काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? ठीक है, जल्दी बताइए मुझे। अगला, मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, फाइबर्स अधिक होते हैं इसके अंदर। दालें अपने कई प्रकार की है। भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालों का कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें सूक्ष्म परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है, जैसे कि गर्मियों के समय। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी कि एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
ठीक है, कर्नाटक, ये सब इलाके कैसे हैं जो कि भारत में ज्यादा दालें उत्पादक देश इलाके हैं। ठीक है, खाद्यों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ठीक है, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, और खाद्यों की में कौन कौन सी और फसलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखो खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन कौन सी, जैसे गन्ना हो गया, यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेमी की 100 सेमी वर्षा वाले उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर अपना तिलहन, जो तिल बोलते हैं उसको, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, और इनमें कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन और उपटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। चाय की खेती कैसी कृषि का उदाहरण है, रोपड़ कृषि, जो कि बहुत बड़े इलाके में होती है और एक जैसी ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में एक ही फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि का उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में लाए थे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। वैसे तो याद रखना कहाँ कहाँ ये फसल की जाती है, कैसे कैसे इसको, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। बागवानी फसलें क्या होती हैं? भारत उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फलों का उत्पादक है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। बागवानी फसलें मतलब सब्जियों वाली जो फसलें होती हैं। अब क्या है, अखाद्य फसलें। अखाद्य मतलब जो खाने योग्य में नहीं होती, जैसे रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। बस इसको पढ़ना है यार, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली चीज है नहीं। बस आपको याद रखनी है क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या लॉजिक है। रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, क्योंकि रेशम का उत्पादन करना है तो रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि वही रेशम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए कपास। अब क्या कपास किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा, काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। यह एक हरी फसल है जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी क्या मानी जाती है इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियों, चटाइयों, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जूट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा बोरियों, चटाइयों, रस्सी वगैरह बनाने में किया जाता है। चटाइयां जो बनी होती है जूट की बनी होती है, बोरियां जूट की बनी होती है, रस्सियां जूट की बनी होती है, ये सभी चीजें। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भारत की 60% से भी अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये एकदम क्लियरली बात है कि 60% से अधिक लोग जो हैं कृषि पर डिपेंडेंट हैं। वो कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, फसल को फिर बेचते हैं, बेचने के बाद फिर उससे अपना जो पैसा आता है उससे जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिनकी जो जीविका है कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में स्थानगत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, खेतों होना चाहिए जगह पर, क्या होना चाहिए? खेतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई। 1960 और 70 के में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी
के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम पर प्रसारित किए जाते हैं। जानकारी मिलती है कि कृषि के ऊपर जानकारी भी देते हैं लोग, मतलब आप देख सकते हो एफएम वगैरह पर कृषि पर भी एक दो घंटे तक जो कृषि के विशेषज्ञ वो बात करते हैं। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन के योगदान। 2010 और 11 में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इसके दो घटक कौन कौन से हैं? बफर स्टॉक यानी स्टॉक करके, और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिससे हम वितरण करते हैं उस तरीके से सब लोगों को वितरण किया जाएगा। ऐसे समझ सकते हो राशन के तौर पर, जैसे राशन वितरण होता है ना, इस तरीके से। और एक क्या होता है कि स्टॉक करके रखा जाता है, एक क्या होता है स्टॉक करके रखा जाता है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCO, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, जबकि इसकी वितरण की सार्वजनिक प्रणाली को PD और S करता है, सुनिश्चित करती है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यकता वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। सस्ती दरों पर क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। जैसे कि आप समझ सकते हो राशन मिलता है, गांव में जो राशन मिलता है ना, वो खाद्य प्रणाली क्या है, गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है कम दामों पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तुमने पढ़ा होगा, हमने शुरुआत के जब चैप्टर्स पढ़े थे वैश्वीकरण क्या चीज होती है, तो मैंने उनके बारे में आपको बताया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के वीडियो देख लेना। वैश्वीकरण क्या चीज थी? वैश्वीकरण की घटना पर उपनिवेश काल से ही मौजूद है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इससे बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक रूप से जाना जाता है। यानी एक ऐसी क्रांति जिसमें बीजों को एक नए सिरे से और नए शक्ति देकर के बनाया जाता है, जो ज्यादा उत्पादक होते हैं, जो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आजकल कार्बनिक कृषि क्या होती है, जिसमें हम जैसे खेती करते हैं तो खेती में पहले जो नेचुरल खाद होता था उसको डालते थे। अब क्या है कार्बनिक कृषि, जिसमें हम केमिकल का यूज करके फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं, वो होती है हमारी कार्बनिक कृषि, यानी रासायनिक रूप से। आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। कार्बनिक कृषि जो भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, जिससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। ठीक है। अब ये था सिर्फ कृषि के बारे में, कौन कौन सी फसलें इंपोर्टेंट है। जो 10th क्लास के लेवल तक था वो हमने पढ़ लिया। आपको याद रखना है गेहूं के सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट है रबी फसल कब उगाई जाती है, और थी आपकी खरीफ फसल, और थी आपकी जायद। ये आपको याद रखना है। रबी यानी कि ठंड के मौसम में होती है, और ये जो मानसून के साथ आती हैं, और ये जो गर्मियों में की जाती हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। यही तो था कृषि के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाओ, इसकी PDF आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। और सभी लोग 6:30 बजे वाली क्लास में ज्वाइन किया करो, जिससे कि आपकी मैथ का रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए।